अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नर्सिंग टॉक। आज हम डिस्कस करते हैं सिक्किम्स का नर्सिंग एंट्रेंस पेपर जो 2017 में आया था एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आज इस पेपर को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है दैट इज़ द टॉप ऑफ द फूड गाइड पैरामिड इज टेपरिंग लाइक ए कोन, इट शोज यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स: मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फैट्स एंड ऑयल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ब्रेड एंड सीरियल। जो फूड गाइड पैरामिड है इसका दूसरा नाम है ईटिंग राइट पैरामिड, ईटिंग राइट पैरामिड। एंड इसी का दूसरा नाम है माई प्लेट, एंड नेक्स्ट नेम इसका जो है दैट इज़ माई पैरामिड। जो यूएसडीए है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने फूड्स को जो है डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है, अलग अलग ग्रुप्स बनाए, अबाउट 4 to 11 ग्रुप्स बनाए उन्होंने फूड्स के। लाइक उन्होंने सीरियल्स एक ग्रुप बनाया है, लेग्यूम्स बनाए हैं, मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसी तरह कॉन्फेक्शनरीज, वाटर, ये सारे जो हैं अलग अलग फूड ग्रुप्स है। तो इन फूड ग्रुप्स में से हमें एक दिन में कितनी सर्विंग लेनी होती है, हर एक फूड ग्रुप में से एक दिन में एक पर्सन को कितनी सर्विंग्स लेनी होती है, वो डिस्कस किया गया है फूड गाइड पैरामिड में। जो फूड गाइड पैरामिड है इसके बेस पे जो है, इसके बेस पे रखा गया है सीरियल्स। सीरियल्स की अराउंड 6 to 11 सर्विंग्स लेनी होती है एक पर्सन को हर रोज़। इसके ऊपर रखा गया है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स की सर्विंग होनी चाहिए एक पर्सन के लिए दिन में 3 to 5, एंड फ्रूट्स की अराउंड 2 to 3 सर्विंग्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें रखा गया है डायरी प्रोडक्ट्स एंड मीट। डायरी की सर्विंग्स होनी चाहिए 2 to 3, एंड मीट की भी होनी चाहिए 2 to 3 सर्विंग्स। तो इसके बाद यहाँ पे जो टैपरिंग कौन है इस पैरामिड का, जिसके बारे में हमें क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसमें रखा गया है फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स स्प्रिंगली, यानी कि हमें ज़्यादा फैट्स एंड ऑयल्स नहीं लेनी चाहिए, बहुत ही कम लेनी चाहिए। तो टैपरिंग कौन जो है पैरामिड का दैट डिफाइन्स फैट्स एंड ऑयल्स, ये हमें शो क्या करता है, फैट्स एंड ऑयल्स। सो फैट्स एंड ऑयल्स पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज कंटेन्ड इन। विटामिन डी का हाईएस्ट अमाउंट किस में है? अगर आप सनलाइट की बात करेंगे, अगर एक इंसान नून के टाइम यानी कि दोपहर के टाइम पे 10 to 15 मिनट्स तक सनलाइट में रहेगा, और अगर उसकी बॉडी जो है पिंकिश कलर की हो जाएगी, यानी कि अगर वो एक फेयर पर्सन कलर का पर्सन बंदा होगा और उसकी बॉडी जो है पिंकिश कलर की हो जाएगी ड्यू टू द सनलाइट एट द टाइम ऑफ द नून, तो वो उसकी बॉडी में प्रोडक्शन ऑफ जो है विटामिन डी की वो होती है अराउंड 10,000 to 25,000 international units of vitamin D just by sitting in the sunlight for 10 to 15 minutes। क्योंकि नून के टाइम पे जो इंटेंसिटी होती है सनलाइट की वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह कॉड लिवर ऑयल में अगर आप देखोगे, कॉड लिवर ऑयल अगर आप 4.5 ग्राम ले लोगे उसमें होता है अराउंड 450 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी। शार्क लिवर ऑयल में अगर आप देखोगे 1 ग्राम शार्क लिवर ऑयल में होता है अराउंड 50 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी। हेलिबेट में अगर आप 85 ग्राम्स ऑफ ले लोगे हेलबर्ट लिवर ऑयल के, उसमें होते हैं अराउंड 932 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे विटामिन डी आपको कहाँ से मिल सकता है, दैट इज़ सनलाइट। सो सनलाइट शुड बी द आंसर टू द क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रिजर्वेटिव एडेड इन डीपीटी वैक्सीन इज। डीपीटी वैक्सीन में 2 प्रिजर्वेटिव्स होती है, एक होता है मरकरी, मरकरी होता है इन द फॉर्म ऑफ द थिमरसॉल, और ये होता है अराउंड
0 to 5 mg इसमें एज ए प्रिजर्वेटिव इन DPT वैक्सीन। एंड दूसरा होता है इसमें एल्युमिनियम फॉस्फेट एज दिस प्रिजर्वेटिव, और एल्युमिनियम फॉस्फेट होता है अराउंड 1.25 mg। तो एल्युमिनियम फॉस्फेट यहाँ पे आंसर होगा DPT वैक्सीन में जो प्रिजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन असेसिंग द फ्लूइड लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द बर्नस द बेस्ट ब्लड टेस्ट इज। तो फ्लूइड लॉस हम कैसे असेस करेंगे इन द बर्नस? सबसे बेस्ट तरीका रहता है वो है हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट की परसेंटेज जितनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी उतना ही हमें फ्लूइड लॉस पर्सन में ज़्यादा होता है। किलर्ड वैक्सीन इज, किलर्ड वैक्सीन कौन कौन सा है या इस किस्म किलर्ड वैक्सीन कौन सा है? जो येलो फीवर है या BCG वैक्सीन है एंड सैबिन वैक्सीन, ये तीनों जो है ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स है, यानी कि वीकनेड वैक्सीन्स, यानी कि जो वायरसेस इसमें हैं वो वीकनेड हुए किए गए हैं। लेकिन जो सैलिक वैक्सीन है दिस इज द किलर्ड वैक्सीन, इट इज़ द किलर्ड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस। सर्जिकल एसेप्सिस का प्रिंसिपल इनमें से कौन नहीं है? ऑलवेज फेस ए स्टेराइल फील्ड, हमेशा हमें स्टेराइल फील्ड को फेस करना होता है, ये प्रिंसिपल रहेगा इसका। कीप स्टेराइल इक्विपमेंट्स अबो योर वेस्ट, स्टेराइल इक्विपमेंट्स को अबो हमें रखना होता है वेस्ट के, ये भी प्रिंसिपल है। कीप दिस स्टेराइल फील्ड वेट, नहीं स्टेराइल फील्ड को हमें कभी वेट नहीं रखना होता है, ये हमें ड्राई रखना होता है। एंड नेक्स्ट वन इज अवॉइड कफिंग स्नीजिंग एंड स्पीकिंग ओवर ए स्टेराइल फील्ड। एग्जैक्टली ये भी इसका प्रिंसिपल है, कफिंग स्नीजिंग हमें अवॉइड करना होता है और स्पीकिंग जो है वो हमें लिमिट करनी होती है इन द स्टेराइल फील्ड। सो यहाँ आंसर रहेगा इसका कीप द स्टेराइल फील्ड वेट। ये सर्जिकल एसेप्सिस का प्रिंसिपल बिल्कुल भी नहीं है। फोंटेनेलीज आर प्रेजेंट इन फीटल स्कल, दे आर, फोंटेनेलीज जो प्रेजेंट होते हैं फीटल स्कल में वो क्या होते हैं असल में? पहला ऑप्शन है मेम्ब्रेनस स्पेसेस बिटवीन द बोन्स। अगर आप बोन्स के दरमियान जो स्पेसेस रहती है स्कल में, तो मेम्ब्रेनस स्पेसेस उनको हम बोलते हैं सूचर्स। सूचर्स मिसाल के तौर पर अगर ये पैराइटल बोन है, ये दूसरी पैराइटल बोन है, इसके दरमियान जो यहाँ पे मेम्ब्रेनस सूचर है यहाँ पे, तो ये पैराइटल सूचर रहेगा, ये पैराइटल सूचर रहेगा, इसको हम फोंटेनल नहीं बोलते हैं। यूनियन ऑफ 2 और मोर सूचर्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा सूचर जो हैं वो मिलते हैं, अगर ये एक सूचर यहाँ से आया पैराइटल सूचर, यहाँ से करोनल सूचर आया, यहाँ से फ्रंटल सूचर आया, तो यहाँ पे ये यूनियन हुआ इनका और यहाँ पे एक स्पेस बन गई जिसको हम बोलते हैं ब्रैगमा, यानी कि एंटीरियर फोंटेनल। ये करोनल सूचर, ये पैराइटल सूचर है, ये भी करोनल सूचर, ये करोनल सूचर और ये फ्रंटल सूचर है। तो यहाँ पे जो इन्होंने यूनियन इनकी यूनियन से जो यहाँ पे गैप बन गई, स्पेस बन गई, वो था फोंटेनल, यानी कि ब्रैगमा एंटीरियर फोंटेनल। तो हम ये इसका आंसर रहेगा यूनियन ऑफ 2 और मोर सूचर्स। साइनस इन द नेजल बोन, नहीं ये आंसर नहीं रहेगा। एयर सैक इन द फीटल स्कल, नहीं ये एयर सैक्स नहीं होते हैं। तो ये होता है यूनियन ऑफ 2 और मोर सूचर्स, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सूचर जो होते हैं वो मिलते हैं, वहाँ पे जो स्पेस क्रिएट हो जाती है उसको हम बोलते हैं फोंटेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ इलास्टिक स्टॉकिंग्स इन द बेड रिडन पेशेंट इज टू। बेड रिडन पेशेंट्स में हम इलास्टिक स्टॉकिंग्स इसलिए लगाते हैं ताकि जो वीनस फ्लो है लेग्स का वो जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा टू द हार्ट। तो ये हमें हेल्प करते हैं वेरिकोज वेन्स को प्रिवेंट करने के लिए, बट द मेन पर्पज फॉर इलास्टिक स्टॉकिंग्स इन द बेड रिडन पेशेंट्स इज टू फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ द वीनस ब्लड टू द हार्ट। ये इम्प्रूव करते हैं वीनस ब्लड सर्कुलेशन को। तो ये रहा इसका आंसर पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर चाइल्ड। एक 1 ईयर चाइल्ड का जो बेबी होगा उसमें उसको कितना कैलोरी देना चाहिए? सो फर्स्ट ऑप्शन इज 800 किलो कैलोरीज। 800 किलो कैलोरीज जो है ये लो फैट लो कैलोरी डाइट है, लो कैलोरी डाइट।
ये लो कैलोरी डाइट हम उन पेशेंट्स में देते हैं जो सीवियरली ओबीज़ पेशेंट होंगे, सीवियरली ओबीज़ पेशेंट होंगे जो मैनेज कर रहे होंगे डायबिटीज़, तो उनमें हम कभी कभार 800 किलो कैलोरी जो है लो कैलोरी डाइट रखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अगर आप देखोगे 1200 किलो कैलोरीज, 1200 किलो कैलोरीज भी लो कैलोरी डाइट है। ये डाइट हम उन फीमेल्स को देते हैं जिनको वेट लॉस करना होता है। इसी तरह अगर आप 1500 किलो कैलोरी देखेंगे, ये भी लो कैलोरी डाइट है और ये हम वेट लॉस करने के लिए देते हैं मेल्स में। अगर किसी मेल को वेट लॉस करना होगा तो उसको हम 1500 किलो कैलोरी डाइट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। बट जो 1000 किलो कैलोरी है, दिस इज़ द आंसर दैट अ पर्सन दैट अ चाइल्ड शुड टेक ए 1000 किलो कैलोरी डाइट पर डे। तो ये रहेगा इसका आंसर। Following are the factors which determine fertility. Which one among these is more potential to affect fertility of a couple? कपल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत सारे फैक्टर्स से जो है इफ़ेक्ट होती है, बट जो मेन काज रहता है फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करने में वो होता है एज, ग्रेविडिटी, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, न्यूट्रिशन, दे डोंट अफेक्ट दिस फर्टिलिटी दैट मच, बट एज इज़ अ मेन फैक्टर दैट अफेक्ट द फर्टिलिटी। तो अगर जो फीमेल है, फीमेल की एज अबाउ 35 जो होती है तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सिमिलरली जो मेल होता है उसकी एज अबाउ 40 जब होती है तो उसकी भी जो है फर्टिलिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। सो एज एट मैरिज के टाइम कितनी एज होगी वो अफेक्ट करती है फर्टिलिटी ऑफ द कपल पे। नेक्स्ट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड। बैक्टीरियल सेल में लोकोमोटरी यानी कि मूवमेंट जैसे एक बैक्टीरिया में होगी वो कौन सा ऑर्गन है? सीलिया जो होते हैं, दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गन बट दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया। ये एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया में। फ्लैजिला आर प्रेजेंट। और जो पिल्ले जो होते हैं ये एडहियर करते हैं, बैक्टीरिया को टू द होस्ट। तो पिल्ले जो होते हैं ये एडहियर करते हैं बैक्टीरिया को टू द होस्ट। सीलिया एब्सेंट होते हैं, फ्लैजिला जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स। सो फ्लैजिला शुड बी द आंसर, फ्लैजिला। Nourishing substances pass from mother to fetus through placenta by a process of। मदर से फीटस को नरिशिंग सब्सटेंसेस किससे पास होते हैं? प्लेसेंटा में कौन सी प्रोसेस होती है? दैट इज़ द डिफ्यूजन। इट इज़ बोथ बाय पैसिव डिफ्यूजन भी उधर होता है और वहाँ पे एक्टिव डिफ्यूजन भी होता है। सो डिफ्यूजन इज़ द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द प्लेसेंटा थ्रू विच द नरिशिंग सब्सटेंसेस पास फ्रॉम द मदर टू fetus. Next is tubercle and leprae bacilli are acid fast bacilli because। ट्यूबरकल और लेप्राई बेसिलाई जो होते हैं ये एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं, क्यों? दे डू नॉट गेट डिकलराइज्ड विद एसिड और अल्कोहल आफ्टर स्टेनिंग। दूसरा ऑप्शन है दे गेट डिकलराइज्ड व्हेन वॉश्ड विद एसिड और अल्कोहल आफ्टर स्टेनिंग। नेक्स्ट ऑप्शन इज दे डू नॉट टेक अप एनी स्टेन। डी पार्ट इज दे गेट स्टेन्ड ओनली विद एसिड। ये सिर्फ एसिड से स्टेन होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एसिड फास्ट बैक्टीरिया की बात करेंगे तो ये स्टेन जो होते हैं ये स्टेन होते हैं। सो सी पार्ट जो है ये इसका आंसर नहीं रहेगा। दे डू टेक द स्टेन। एंड इनमें क्या होता है? इनमें होता है माइकोलिक एसिड जो होता है, इनमें हाई कंटेंट ऑफ द माइकोलिक एसिड होता है इनके सेल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है जब स्टेनिंग करने के बाद इनको जब वॉश किया जाता है, इनको रीज़न किया जाता है एसिड और अल्कोहल से, तो उस वक्त क्या होता है माइकोलिक एसिड की वजह से क्या होता है ये रिटेन करते हैं कलर को, ये रिटेन करते हैं इस स्टेन को, और इसका स्टेन जो है वो नहीं निकलता है, ये डिकलराइज नहीं हो जाते हैं। सो दिस शुड बी द आंसर। दे डू नॉट गेट डिकलराइज्ड विद एसिड और अल्कोहल आफ्टर स्टेनिंग।
Next question is a promising treatment for some children suffering from thalassemia is. थैलेसीमिया में हम क्या करते हैं, इनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, इनमें हमें आयरन देना होता है फॉर मेंटेनिंग द HB लेवल. बट जो प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है इसमें वो रहेगा बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन. बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या करते हैं, हम इन्फ्यूजन देते हैं इनको स्टेम सेल्स का. वो स्टेम सेल्स डोनर से मिलती है. जो डोनर एक कंपेटेबल डोनर होता है, वो यूजुअली इनके जो सिबलिंग होता है पेशेंट का, वही एक कंपेटेबल डोनर बनता है और उससे जो स्टेम सेल्स यूज़ हासिल की जाती है वो ट्रांसफ्यूज़ की जाती है इस चिल्ड्रन में. और इसके बाद क्या होता है, इसमें ट्रांसफ्यूजन और आयरन देना हमें नहीं पड़ता है. फिर Which of the following is a risk for abdominal aortic aneurysm? एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म यानी या एन्यूरिज्म जो होते हैं वो तभी हो जाते हैं जब आर्टरीज जो है यानी वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स, वो वीक होंगी. तो ब्लड वेसल्स जिस किसी भी रीज़न से जो हैं वीक हो जाएंगी तो उस वजह से क्या होगा, एन्यूरिज्म का चांस होता है. तो एनीमिया से जो है वीक नहीं होंगी, वेसल डिहाइड्रेशन से भी नहीं होंगी, हाइपरग्लाइसीमिया से भी नहीं होंगी. हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वीकन हो जाती है और एन्यूरिज्म का खतरा बढ़ जाता है. सो हाई ब्लड प्रेशर शुड बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन. नेशनल हेल्थ मेंटल पॉलिसी जो हुई थी वो लॉन्च हुई थी 1982 में. और 1987 में जो है 1987 में लॉन्च हुआ था ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम. नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो, और नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1987 में लॉन्च किए गए थे. बट आंसर शुड बी हियर 1982 व्हेन द नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी वाज लॉन्च्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी इज. मोस्ट एबंडेंट टिश्यू वही रहेगा हमारी बॉडी में जो हर जगह प्रेजेंट रहेगा. तो हमारी बॉडी में हर जगह जो प्रेजेंट होता है टिश्यू, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू, thus making it the abundant tissue in our body by being present at each and every place. Acute dehydration in a person can be corrected by administration of. acute dehydration एक पर्सन में कैसे हम करेक्ट करेंगे, प्लाज्मा से नहीं, होल ब्लड से देने की ज़रूरत ही क्या है उसको, तो डिहाइड्रेशन है, प्लेटलेट नहीं, इसमें हम आइसोटोनिक सोल्यूशन देते हैं जिससे जो है एक्यूट डिहाइड्रेशन जो होते हैं वो करेक्ट हो जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस. सिरोसिस की जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं. इसकी कॉम्प्लिकेशंस लाइक एसाइटिस है, इसकी कॉम्प्लिकेशन स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है इसकी. हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है. पोर्टल हाइपरटेंशन भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है. वेरिसील ब्लीडिंग भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है. सो यहाँ पे जो है इसकी इसका जो आंसर रहेगा दैट शुड बी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आर मेथड्स ऑफ. हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हम किस प्रिवेंशन में यूज़ करते हैं. जो प्रिमोडियल प्रिवेंशन होता है ये हम तब देते हैं जब रिस्क फैक्टर जो होता है वो अभी जो है इमर्ज नहीं हुआ होता है, वो डेवलप नहीं हुआ होता है. तो उस वक्त जब हम प्रिवेंशन देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिमोडियल प्रिवेंशन. लाइक ओबेसिटी का खतरा जो होता है वो जब एक एडल्ट पर्सन होता है उसमें ज़्यादा होता है ओबेसिटी का खतरा, हाइपरटेंशन का ज़्यादा खतरा होता है. बट ओबेसिटी, हाइपरटेंशन ये सारे जो हैं यूजुअली इफ़ेक्ट, ये सारे इनका जो कॉज रहता है वो यूजुअली रहता है एक इंसान का लाइफ स्टाइल. तो अगर हम लाइफ स्टाइल को जो है लाइफ स्टाइल जो होता है वो इंसान में बचपन से ही बनता है. These lifestyles are formed when a person is a child. तो जब ये पर्सन चाइल्ड था अगर हम उसी वक्त इसमें मॉडिफिकेशन देंगे, इसको हेल्थ एजुकेशन देंगे, चाहे मास हेल्थ एजुकेशन हम देंगे या इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन देंगे और इसका जो लाइफ स्टाइल है हम मॉडिफाई करेंगे ताकि इसको एडल्टहुड में फिर
ओबेसिटी या हाइपरटेंशन नहीं होगा, तो उस वक्त जो हम ये मेथड यूज़ करते हैं प्रिवेंटिव मेथड, उसको हम बोलते हैं प्रिमोडियल प्रिवेंशन। इसके बाद होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन हम तब देते हैं जब एक रिस्क फैक्टर जो होता है वो इमर्ज हुआ होता है। रिस्क फैक्टर इमर्ज हुआ है लेकिन अभी डिजीज़ इमर्ज नहीं हुई है, डिजीज़ का ऑनसेट नहीं हुआ है, बट रिस्क फैक्टर जो है इमर्ज हुआ है। यही इसी एडल्ट पर्सन की बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा खाता है, इसका जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा खाता है, तो चांस है अब कि इसको ओबेसिटी होना ही है, होगी कुछ ही टाइम के बाद होनी है, लेकिन क्योंकि ये खाता ही वैसे। तो अगर यहाँ पे अगर आप इसका जो डाइट प्लान है वो आप जो है वो आप मैनेज करेंगे, वो आप चेंज कर देंगे, या इसको एक्सरसाइज वगैरह के लिए कुछ आप बोल देंगे, तो यहाँ पे अगर आप इसका लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो रहेगा प्राइमरी प्रिवेंशन। तो यहाँ पे आप हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं और इसको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको पता है इसको कौन सी डिजीज़ होने वाली है अब, तो उसमें आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस, तो यहाँ पे वो हम कर रहे हैं यूज़ किसमें, प्राइमरी प्रिवेंशन में। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, इसमें डिजीज़ ऑलरेडी हुई होती है, ऑनसेट डिजीज़ का हो चुका होता है, बट हम इसको अर्ली डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस डिजीज़ के प्रोग्रेस को हम हाल्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे होगा, जब हम इसको अर्ली डायग्नोज करेंगे और एडिकेट ट्रीटमेंट देंगे, तो वो रहेगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। Tertiary prevention is the last given prevention when the disease has already progressed to the end stage, और इस डिजीज़ की वजह से पर्सन में कुछ इम्पेयरमेंट, कुछ डिसेबिलिटी या हैंडीकैप्डनेस आ गई है, तो फिर वो अपनी बॉडी को किस तरह ऑप्टिमल यूज़ कर पाएगा, तो उस वक्त जो हम उसको प्रिवेंटिव मेजर्स देंगे या मेजर्स को सिखाएंगे जिसको हम रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, वो रहेगा टेरिशरी प्रिवेंशन। तो हमने हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, किसी डिजीज़ से बचने के लिए, ख़ास किसी डिजीज़ से बचने के लिए जो हमने मेजर्स यूज़ किए वो हम करते हैं यूज़ प्राइमरी प्रिवेंशन में। सो प्राइमरी प्रिवेंशन शुड बी द आंसर। प्रिमोडियल में हम मैक्सिमम डिजीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में स्पेसिफिक डिजीज़ को मतलब ऑनसेट होने से बचाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज OCP इज़ यूजफुल इन ऑल एक्सेप्ट। OCP यूजफुल होता है यानी कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, किन में इन सब में यूजफुल है, एक में इनमें से नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, OCP हम देते ही हैं कि प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाए, सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी अवॉइड हो जाएगी। जब प्रेगनेंसी नहीं हो जाएगी तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होगी। CA एंडोमेट्रियम, हाँ CA एंडोमेट्रियम जो है OCP की वजह से इसकी जो चांसेस होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है OCP की वजह से हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर हम OCP में देते हैं, OCP में अगर हम जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है अगर उसमें हम देंगे OCPs तो डिजीज़ प्रोग्रेस को जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, बट प्रोटेक्शन नहीं मिलता है हमें आर्थराइटिस से। हम बोलेंगे कि एक पेशेंट जो है आर्थराइटिस से बचेगा अगर हम OCP देंगे, नहीं, प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं है इसका, बट हाँ ये स्लो डाउन करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। CA ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो है, अगर कोई पर्सन जो है वो OCP खाता है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं CA ब्रेस्टिस के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द OCP। सो OCP इज़ यूजफुल इन ऑल, ये यूजफुल है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी, CA एंडोमेट्रियम में भी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी, बट CA ब्रेस्ट जो है वो उसमें यूजफुल नहीं है, ये इसके चांसेस बढ़ा देता है। Which of the following is long-term complication of hypertension? long-term complication of hypertension, हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल जो होती हैं वो वीकन हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड जो फिल्ट्रेशन जो होता है किडनीज़ में भी अगर आप देखेंगे तो परमेबिलिटी जो उनकी जो होती है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, इंटरफेयर हो जाती है एबिलिटी ऑफ द फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से रीनल इंसफिशिएंसी हो जाती है एंड फेलियर हो जाता है, रीनल फेलियर हो सकता है हाइपरटेंशन की वजह से। आप यूजुअली देखेंगे जिनमें भी AC ये जो है एक्यूट किडनी डिजीज़ होती है, किडनी फेलियर होता है, उनमें यूजुअली हाइपरटेंशन पहले से रहा हुआ होता है, ये मेन काज होगा उनमें। नेक्स्ट वन इज़ अ चाइल्ड हैज़ अ 3rd degree बर्न ऑफ द हैंड्स, फेस एंड चेस्ट।
3rd डिग्री बर्न हुआ है इसको हैंड्स पे, फेस पे, चेस्ट पे, विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक्स द प्रायोरिटी। हमें अगर आप डिग्रीज ऑफ द बर्न की बात करेंगे, अगर आप 1st डिग्री बर्न की बात करेंगे तो 1st डिग्री बर्न जो होता है उसमें एपिडर्मिस जो है जल जाता है, एपिडर्मिस, ओनली एपिडर्मिस गेट्स बर्नड। सेकेंड डिग्री जिसको हम पार्शियल थिकनेस बर्न भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एक तो एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है एंड अपर पार्ट ऑफ द डर्मिस, और डर्मिस जो है इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वन इज़ 3rd डिग्री बर्न। 3rd डिग्री बर्न में क्या होता है, जिसको हम फुल थिकनेस बर्न भी बोलते हैं, फुल थिकनेस बर्न। तो इसमें क्या होता है, एक तो एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है और दूसरा डर्मिस पूरा होता है इसमें इन्वॉल्व, फुल डर्मिस जो होता है वो भी इन्वॉल्व होता है। तो इसके बाद क्या होता है, इसमें जो 4th डिग्री वाला बर्न होता है, 4th डिग्री में एपिडर्मिस, डर्मिस एंड फिर जो मसल्स होती है, जो टेंडन्स होते हैं एंड जो बोन्स होते हैं वो सारे जल जाते हैं इसमें। तो 3rd डिग्री बर्न की हमें यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, एक पर्सन को जो है, एक चाइल्ड को, उसको हैंड्स में 3rd डिग्री बर्न हुआ है, फेस पे भी 3rd डिग्री बर्न हुआ है और चेस्ट पे भी। तो 3rd डिग्री बर्न में क्या होता है, वहाँ पे ड्राई लेदरी ब्लैक, वाइट, ब्राउन या येलो कलर का जो एरिया बन जाता है, वो एरिया जो होता है वो स्वोलन भी बनता है। क्योंकि इसको चेस्ट में भी 3rd डिग्री बर्न हुआ है तो इसकी एयरवे जो है वो इफ़ेक्ट हुई होगी। तो प्रायोरिटी हमें देखना है कि कौन सी नर्सिंग डायग्नोस जो है यहाँ पे प्रायोरिटी लेगा। ये सारे नर्सिंग डायग्नोसिस हैं जो एक बर्न पेशेंट में होते हैं। तो यहाँ पे इनमें से हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू एपिडर्मल डिसरप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन इज इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू फ्लूइड लॉस, थर्ड वन इज disturbed blood image related to physical appearance, next is ineffective airway clearance related to edema। कोई भी डिजीज़ या कोई भी इंसिडेंट जो एक पर्सन की एयरवे या उसकी सर्कुलेशन को जो है इफ़ेक्ट करता है, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो मिलती है वो मिलती है एयरवे को, यानी कि ब्रीदिंग को, और दूसरा सर्कुलेशन को। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हर जगह पे इन्हीं दो चीज़ों को मिलती है। सो यहाँ पे जो एक है इसकी एयरवे क्लियरेंस जो है वो इफ़ेक्ट होगी ड्यू टू द एडिमा। तो ये वाली डायग्नोसिस जो है ये प्रायोरिटी लेगा। तो सबसे पहले हमें इसकी एयरवे जो है वो क्लियर करनी है, यानी कि एयरवे इसकी जो है वो स्टेबलाइज करनी है। मोस्ट कॉमन ड्रग रेजिस्टेंस फॉर टीबी इन इंडिया, सबसे ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के लिए इंडिया में होती है आइसोनियाजिड में, आइसोनियाजिड यानी कि आइसोनिकोटोनिक एसिड हाइड्राजिड। नेक्स्ट वन इज मैनिक अटैक्स आर प्रिवेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन। मैनिक जो मैनिया होता है इसमें एक जो पर्सन होता है वो एलिवेटेड स्टेट में होता है, यानी कि एक्साइटेबल स्टेट में होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन बी एमिट्रिप्टाइलिन, ऑप्शन सी इम्पेरामिन एंड ऑप्शन डी ट्राइमिपेरामिन, ये जो हैं ये सारे एंटी डिप्रेसेंट्स है, यानी कि ये डिप्रेशन में दिए जाते हैं। एक पेशेंट को, जो पेशेंट को डिप्रेशन होगा उसको दिए जाते हैं। जो लिथियम कार्बोनेट यहाँ पे है इट इज़ द मूड स्टेबलाइज़र, और यही मूड स्टेबलाइज़र हम यूज़ करते हैं मेनिया में। अगर आप मेनिया में एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं कोई, लेकिन अगर आप एंटी डिप्रेसेंट देते हैं उसके साथ आपको मूड स्टेबलाइज़र ज़रूरी देना है। विदाउट मूड स्टेबलाइज़र आप एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं दे सकते मेनिया में। तो यहाँ पे आपने मूड स्टेबलाइज़र देना है, दैट इज़ द लिथियम कार्बोनेट। मोस्ट कॉमन काज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज़, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है ये यूजुअली ब्लड क्लॉट्स की वजह से होता है, और ब्लड क्लॉट्स यूजुअली वेन्स में हो जाते हैं, लोअर लिम्ब्स में, उनमें ब्लड क्लॉट्स यूजुअली होते हैं और वो ट्रैवल करते हैं टू द लंग्स, और उसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो ये इसका आंसर रहेगा, यानी कि लोअर लिम्ब्स में जो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, थ्रोम्बस बनते हैं, वही ट्रैवल हो जाते हैं एंड दे काज द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इट इज़ द मोस्ट कॉमन काज।
बायटॉटस स्पॉट इज़ काज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ, बायटॉटस स्पॉट्स जो होते हैं ये आइज़ में हो जाते हैं, और ये किस डिफिशिएंसी की वजह से होता है? जो विटामिन B1 है इसकी वजह से होता है बेरी डिजीज़ जो है वो विटामिन B1 की वजह से हो जाती है। और विटामिन B6 की वजह से क्या होता है? इसकी वजह से होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया, होता है विटामिन B1 की वजह से। एंड परनिकोशियस एनीमिया जो है वो हो जाता है विटामिन B12 की वजह से, और विटामिन A की डिफिशिएंसी की वजह से होता है बायटॉटस स्पॉट। नेक्स्ट वन इज स्पायरोनोलैक्टोन यानी कि एल्डेक्टोन इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन। एक पर्सन जो है उसको हाइपरटेंशन है, उसको स्पायरोनोलैक्टोन दिया गया है। तो स्पायरोनोलैक्टोन जो है ये पोटेशियम स्पैरिंग ड्रग है, पोटेशियम स्पैरिंग ड्रग या डायूरेटिक है, ये डायूरेटिक, यानी कि इसकी वजह से डायूरेसिस तो हो जाती है लेकिन पोटेशियम जो है वो अंदर बॉडी में रहता है स्पायरोनोलैक्टोन की वजह से। सो क्वेश्चन इज द नर्स मस्ट मेक श्योर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इन द क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब्ड ऑलरेडी। हमें कौन सा मेडिकेशन यहाँ पे देखना है, अगर किसी पेशेंट को स्पायरोनोलैक्टोन एडवाइस किया गया है तो हमें कौन देखना है पहले कि इसको कौन सा मेडिकेशन दिया हुआ है। तो वो रहेगा पोटेशियम क्लोराइड। अगर आप पोटेशियम क्लोराइड भी पेशेंट को दिया हुआ है और यहाँ से स्पायरोनोलैक्टोन दिया गया तो उसकी वजह से क्या है, पोटेशियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी एक पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट डेंजर इन गिविंग मॉर्फिन सल्फेट ड्यूरिंग लेबर इज दैट ड्रग्स एक्शंस। जो मॉर्फिन सल्फेट है ये हम देते हैं एज एन एनाल्जेसिक इन द लेबर, बट इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। तो दैट इज़ इट कैन डिप्रेस द फीटल रेस्पिरेटरी सेंटर। सो लेबर के टाइम, डिलीवरी के टाइम इसको यूजुअली अवॉइड किया जाता है, ये डिलीवरी के टाइम नहीं दिया जाता है, जब डिलीवरी नज़दीक पहुंच जाती है तो उस वक्त नहीं दिया जाता है, बट अगर दिया जाता है तो इसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन पार्शियल मोल, इनमें से पार्शियल मोल में क्या पाया जाता है? अगर आप हाइडेटिफार्म मोल की बात करेंगे, हाइडेटिफार्म जो कंप्लीट हाइडेटिफार्म मोल होता है, कंप्लीट हाइडेटिफार्म मोल, जो कंप्लीट हाइडेटिफार्म मोल जो होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर देयर। एंड मगर ये दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों सेट जो होते हैं ये पैटर्नल ऑरिजिन के होते हैं, पैटर्नल ऑरिजिन के क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन अगर आप पार्शियल मोल की हम बात यहाँ पे करेंगे, पार्शियल मोल ट्राइप्लॉइडी होता है, पार्शियल मोल जो होता है ये ट्राइप्लॉइडी होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें 69 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे होता है इनमें वो मैटरनल ऑरिजिन का भी हो सकता है और वो पैटर्नल ऑरिजिन का भी हो सकता है। अगर वो मैटरनल ऑरिजिन का होगा तो हम उसको बोलते हैं डाइगाइनिक ट्राइप्लॉइडी, और अगर मैटरनल ऑरिजिन का हुआ तो हम उसको कहते हैं डाइएंड्रिक ट्राइप्लॉइडी। तो यहाँ पे पार्शियल मोल के साथ जो टर्म कनेक्टेड है दैट इज़ द ट्राइप्लॉइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ रिसीविंग एस्टाजोलामाइड यानी कि डायमोकस बाय ए क्लाइंट विद ब्रेन लीजन इज। जब एक पर्सन में ब्रेन लीजन होता है तो इसका मतलब जो है इंट्राक्रेनियल कंटेंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो जब इंट्राक्रेनियल कंटेंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं तो उसकी वजह से क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को है हमें डिक्रीज़ करना है, लीजन अगर हम नहीं निकाल सकते हैं बट हमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज़ करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम देते हैं एस्टाजोलामाइड, जिसकी वजह से क्या होता है जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोडक्शन जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है फिर डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड
इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो है इसमें 3 चीज़ें होती है, एक होता है होस्ट, दूसरा एजेंट एंड एनवायरनमेंट। इन्वेस्टिगेटर जो होता है ये इसमें नहीं होता है, क्योंकि हमें एक्सेप्ट बोलना है, सो आंसर शुड बी इन्वेस्टिगेटर। Next question is, which vitamin is helpful in promoting intestinal absorption of calcium and phosphorus? कौन सा विटामिन हमें हेल्प करता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस में? यहाँ पे इसका आंसर रहेगा विटामिन डी। विटामिन डी हमें हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम में, क्योंकि ये क्या करता है, जो विटामिन डी होता है ये स्टिमुलेट करता है बोन कैल्शियम मोबिलाइजेशन, बोन कैल्शियम मोबिलाइजेशन ये स्टिमुलेट करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो रिनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम होता है, डिस्टल ट्यूब्यूल में रिनल एब्जॉर्प्शन जो होती है कैल्शियम की वो इंक्रीज़ हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होती है कैल्शियम एंड फास्फोरस की वो इंक्रीज़ हो जाती है। एल्वियोलर वेंटिलेशन मीन इज़ द अमाउंट ऑफ द एयर फ्लोइंग थ्रू। एल्वियोलर वेंटिलेशन हम बोलते हैं जब एयर फ्लो होगा वो एल्वियोले से पर मिनट, सो एल्वियोले एयर फ्लो थ्रू एल्वियोले पर मिनट, तो उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम नॉट फाउंड इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो मौजूद नहीं है? लिवर भी एब्डोमिनल कैविटी में है, बाइल डक्ट भी, स्मॉल इंटेस्टाइन भी, while rectum is present in the pelvic cavity. Yes, it is a part of the abdominal, it is a part of the digestive system, but it is present in the pelvic cavity. Which of the following condition is most common cause of peripheral fever? पेरिप्यूरल में क्या होता है, पेरिप्यूरल में यूजुअली जो होता है पोस्टपार्टम में एंडोमेट्राइटिस होता है फीमेल्स में, तो उसकी वजह से पेरिप्यूरल फीवर यूजुअली रहता है, सो एंडोमेट्राइटिस शुड बी द आंसर। Universal immunization program was started in. Universal immunization program was started in, this is the Republic year 1978 में क्या हुआ था, इसमें expanded program of immunization जो है वो लॉन्च किया गया था, बट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ था 1985 में। 1985 में हुआ था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम start. Next question is, recommended protein intake of Indian adult man according to 2010 guidelines. Protein content, recommended protein content जो है एक Indian adult male के लिए that is 0.8 grams to 1 gram per kg body weight per day. ठीक है, तो हम 0.8 ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक लेना चाहिए पर केजी पर डे प्रोटीन पर डे, यानी कि ये अराउंड ऑन एन एवरेज हम जब बोलते हैं तो वो हम 60 ग्राम आपने सुना होगा कि प्रोटीन लेनी चाहिए पर डे। तो यहाँ पे जो इसके साथ आंसर कनेक्ट होता है दैट इज़ द 1 ग्राम पर केजी पर डे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइमरी फीचर ऑफ सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड्स। प्राइमरी फीचर सर्वाइकल कैंसर में कौन सा आता है? पॉलियरा, नो इट कांट बी, एनोरेक्सिया नहीं, हेडेक, सो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन इज द आंसर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉज इंक्रीज्ड रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्यूर्गर्स डिजीज। जो ब्यूर्गर्स डिजीज़ है इसमें क्या होता है, इसमें जो वीनस होती हैं या जो आर्टरीज होती है एक पर्सन के आर्म्स एंड लेग्स की, वो जो है इन्फ्लेम्ड रहते हैं, वो स्वेल अप हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनमें ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है और यूजुअली वो ब्लॉक हो जाती है। तो ये जो है ब्यूर्गर्स डिजीज़ यूजुअली होते हैं सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। जो भी लोग सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनमें ये डिजीज़ ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ ये रेयर डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक एजमा इज। क्रॉनिक एजमा की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हैं बट द मोस्ट कॉमन इज द न्यूमोथेरेकस, एटलेक्टेसिस, एम्फिसीमा, पल्मोनरी फिब्रोसिस, न्यूमोथेरेकस। एटलेक्टेसिस क्या होता है, जो अल्वियोले होते हैं एक पर्सन के लंग्स में, तो वो जो है वो डिफ्लेट हो जाते हैं या फिर उनमें क्या होता है, उनमें फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से फिर वो कोलैप्स हो जाते हैं, तो उसको हम एटलेक्टेसिस बोलते हैं। और एम्फिसीमा में क्या होता है, जो इंटरनल मेम्ब्रेन्स होते हैं एल्वियोले के दरमियान वो डैमेज हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है एक बड़ा सा एल्वियोले उनमें बन जाता है,
इसी तरह निमोथेरेक्स जो होता है, निमोथेरेक्स जो होता है जो लंग्स और चेस्ट वाल के दरमियान जो स्पेस होती है जिसको प्लूरल स्पेस बोलते हैं, उसमें जब एयर कलेक्ट हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है वो जो है कोलैप्स हो जाता है लंग, उसको हम बोलते हैं निमोथेरेक्स। और पल्मोनरी फिब्रोसिस जो है ये थिकनेस एंड स्कैर्ड जो होता है लंग टिश्यूज हो जाते हैं। सो आंसर हियर इज द निमोथेरेक्स। ये यूजुअली होता है क्रॉनिक एज्मा में। Next question is, when a client is in labor for prolonged period, she is diagnosed to have an obstructed labor. एक क्लाइंट है, उसको प्रोलॉन्ग्ड लेबर हुआ है और उसके बाद इसको डायग्नोज अब हो चुका है कि इसको ओबस्ट्रक्टेड लेबर है, यानी कि जो लेबर है वो आगे प्रोग्रेस नहीं होगी फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। द फॉलोइंग मेथड इज़ बेस्ट व्हेन विच नर्स कैन रीइंफोर्स। तो हमें उस वक्त एक नर्सिंग स्टाफ को क्या करना चाहिए? इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्रिप। ऑक्सीटोसिन ड्रिप की रेट इंक्रीज करने से क्या होगा? यूट्राइन कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएंगे, बट ये जो ऑलरेडी ओबस्ट्रक्टेड लेबर है, फीटस आगे नहीं बढ़ सकता है, तो उसमें ये जो है ये ऑक्सीटोसिन ड्रिप उसमें बढ़ाना जो है वो खतरा ही पैदा करेगा। मेक हर टू बियर डाउन विगोरसली, बिल्कुल भी नहीं, ये भी जो है ये उसके लिए जो है हार्मफुल ही होगा। नेक्स्ट वन इज़ अप्लाई फोर्सेप्स व्हेन हेड इज़ हाई अप। नहीं, जब हेड आगे आ ही नहीं रहा है तो इसकी ओबस्ट्रक्टेड लेबर है तो आगे स्पेस वगैरह नहीं होगी जिसकी वजह से ओबस्ट्रक्टेड लेबर हुआ था, तो ये भी बिल्कुल अप्लाई ना करें। नेक्स्ट वन इज़ reassure the client, assess maternal and fetal well-being and prepare her for the cesarean section। बिल्कुल हमें पेशेंट को जो है हमें मोटिवेट करना है, उसको reassure करना है और उसके बाद जो है इसकी हेल्थ जो है वो एसेस करनी है और फीटल वेलबींग यानी कि फीटल हार्ट रेट जो है हमें चेक करना है और पेशेंट को जो है वो उसको प्रिपेयर करना है सिजेरियन सेक्शन के लिए। सो आंसर शुड बी reassuring the client, assessing the maternal and the fetal well-being and preparing her for the cesarean section। Next question is, products necessary for fetal metabolism are carried to the fetus by। ये हमने परसों ही पढ़ा था फीटल सर्कुलेशन में। तो जो मदर से जो फीटस को जो है जो भी प्रोडक्ट जा रहे हैं, ब्लड जा रहा है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, तो वो कैसे जाता है? वो अम्बिलिकल वेन के थ्रू जाते हैं। सो अम्बिलिकल वेन शुड बी द आंसर। और अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो वापस लाती है वहाँ से इम्प्योर ब्लड। द मोस्ट आइडियल पेल्विस फॉर द चाइल्ड बर्थ इज। फीमेल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है पेल्विस होते हैं। एंड्रॉयड पेल्विस होता है, एंट्रोपॉइड होता है, प्लेटिप्लॉइड होता है और गायनोकॉइड। जो गायनोकॉइड पेल्विस है, दिस इज द आइडियल टाइप ऑफ द फीमेल पेल्विस। इसमें जो है मैटरनल पेल्विक कैविटी का जो रूम होता है वो एडिकेट होता है, उसके डायमीटर जो होते हैं एडिकेट होते हैं फॉर द नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी। सो गायनोकॉइड शुड बी द आंसर। द फर्स्ट ड्रग यूज टू ट्रीट लेप्रोसी। लेप्रोसी में हम बहुत सारे ड्रग्स देते हैं, रिफेमिसिन देते हैं, क्लोनिफेमेजिन भी देते हैं और डेप्सोन भी देते हैं। तो डेप्सोन जो है यहाँ पे ये देते हैं इज द फर्स्ट ड्रग यूज टू ट्रीट द लेप्रोसी। सीडोएफेड्रिन जो होता है सीडोएफेड्रिन जो होता है ये एक नेज़ल डिकंजेस्टेंट है। ये हम डिकंजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, नेज़ल डिकंजेशन इसके साइनस वगैरह को डिकंजेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ नॉट एन एंटीमैनिक, एंटीकोगुलेंट और एंटीमेटिक, इट इज़ ए डिकंजेस्टेंट। फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी। डीपीटी जो है वो पहले फ्रोज नहीं होना चाहिए। इन केस अगर अब वो फ्रोज हुआ है तो उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। फ्रोजन डीपीटी जो है वो डिस्कार्ड करना होता है। डीपीटी वैक्सीन जो होता है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में रखना होता है। In which of the following position should the nurse place a client with suspected heart failure? Suspected heart failure या heart failure जिसको हुआ होगा तो उसमें हमें कौन सी पोजीशन देनी होती है? दैट इज़ द सेमीफाउलरस पोजीशन। सेमीफाउलरस पोजीशन क्या होता है? दीज इम्प्रूव द वीन। ये जो होते हैं इसमें वीनस रिटर्न जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है टू द हार्ट। तो सेमीफाउलरस पोजीशन इज़ द बेस्ट पोजीशन गिवन फॉर द पर्सन विद द सस्पेक्टेड हार्ट फेलियर। ड्यूरिंग रेस्क्यू ब्रीदिंग इन CPR द क्लाइंट विल एक्सेल बाय। क्लाइंट कैसे एक्सेल करता है जब आप CPR में रेस्क्यू ब्रेथ्स देते हैं? चूँकि उसकी आपने एयरवे पेटेंसी मेंटेन करी होती है, जब आप रेस्क्यू ब्रेथ देते हैं तो नॉर्मल रिलैक्सेशन ऑफ द चेस्ट की जो है वो वापस आ जाता है। बट if you differ from the answer that I have provided you, you can please write it in your comment box your answer for this question.
Next question is, viruses are smallest of all the microbe kingdoms. They are, वायरसेस जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं होस्ट सेल के बाहर, ये स्पेसिफिक होस्ट सेल्स में अटैक करते हैं और वहीं पर ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो एक स्पेसिफिक होस्ट सेल में रिप्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलते हैं ओब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर। सो वायरसेस आर ओब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर। कलर ऑफ डिप्थीरिया मेम्ब्रेन इज, कलर ऑफ डिप्थीरिया मेम्ब्रेन जो होता है वो ग्रे होता है और ये थिक होता है। फ्यूमिगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, कंट्रासेप्शन नहीं, स्टरलाइजेशन की ये प्रोसेस है। इट इज़ नॉट ए नर्सिंग केयर, इट इज़ नॉट ए प्लेसेंटा रिमूवल मेथड। वर्ल्ड टीबी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये लास्ट वीक भी लास्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 24 मार्च 2022। सो 24 मार्च जो है उस दिन जो है वर्ल्ड टीबी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इन सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ह्यूमरस, जो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ह्यूमरस जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो नर्व इफेक्ट होती है, इंजर होती है, दैट इज़ द अल्नर नर्व। पहले नंबर पे अल्नर नर्व इफेक्ट होती है, उससे थोड़ा कम जब होता है यूजुअली उसमें मीडियन नर्व एंड थर्ड रैंक पे रेडियल नर्व इंजर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अल्नर नर्व इंजर होती है इसमें। लेप्रोसी अफेक्ट्स ऑल एक्सेप्ट, लेप्रोसी हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करती है एक्सेप्ट द फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। फीमेल जेनिटल ऑर्गन का यहाँ पे यूट्रस है, तो फीमेल यूट्रस को जो है ये इफेक्ट नहीं करेगा। Hope you have liked this session. If you differ from my answers, please do write that in the comment box. Your suggestions, your answers will be most welcomed. Like, share and subscribe. Nursing Talk.